हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप मुझे देख पा रहे होंगे होम साइंस विद अजीत के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं कोलिन। कोलिन जो कि आपका एक प्रकार का विटामिन है, क्योंकि अभी तक हमने मुख्य विटामिनों को हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे कि उसमें हमारा विटामिन ए पढ़ा था, बी कॉम्प्लेक्स पढ़ा हमने, सी पढ़ा, विटामिन डी पढ़ा, विटामिन ई पढ़ा, विटामिन के पढ़ा। अब जो अन्य विटामिन इसके साथ में है, जैसे कि आपका कोलिन हो गया, इनेसिटॉल हो गया, आपका विटामिन B15, B17, इन्हीं सारी विटामिनों को क्रम से हम लोग पढ़ने वाले हैं एक छोटी छोटी सी वीडियो में। तो उसी क्रम में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोलिन। चलिए देखते हैं कोलिन के बारे में क्या है। कोलिन की बात करें तो सबसे पहले जान लीजिए कि कोलिन जो हुआ करता है एक आपका शक्तिशाली क्षार है। कोलिन एक शक्तिशाली क्षार है और शक्तिशाली क्षार के साथ यह जो स्वाद में हुआ करता है, स्वाद में कसैला होता है। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि आंवला वो भी कसैला होता है, तो कोलिन क्षारी प्रबल क्षारी के साथ साथ आपके स्वाद में कसैला हुआ करता है। और इसे जो है 1943 में, कोलिन को 1943 में विटामिन बी में सम्मिलित किया गया था। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोलिन को विटामिन बी में या किस विटामिन में सम्मिलित किया गया, तो जानना चाहिए कि किस विटामिन में। और वहां से अगर आपसे पूछे कि विटामिन बी में किस सन में सम्मिलित किया गया, तो आपका डेट निकल के आता है 1943। आपका जो कोलिन हुआ करता है आपका फास्फोलिपिड लेसिथिन का अवयव है। अब यहाँ पर जब बात आती है, आप लोग वसा पढ़ चुके हैं, फैट पढ़ चुके हैं, तो फास्फोलिपिड की बात आती है। फास्फोलिपिड आपने पढ़ा था संयुक्त वसा में। तो जब फास्फोलिपिड की बात आती है तो इसके नाम से क्या स्पष्ट होता है? फास्फोलिपिड मतलब है क्या? फास्फोलिपिड यानी कि फास्फोरस और क्या है, लिपिड। फास्फोरस और लिपिड का संयुक्त रूप फास्फोलिपिड है। तो जब बात होती है फास्फोरस और लिपिड, हम लोग लिपिड की बात करते हैं, वसा की बात करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि वसा का जब विघटन होता है, जब उसका हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया, जल अपघटन की प्रक्रिया होती है, तो हम लोग देखते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे बार बार परीक्षा का भाग बनता है, टीजीटी पीजीटी का भाग बनता है कि जब वसा का विघटन होता है तो वह किस में टूटता है। तो आपको याद होगा कि यह 3 फैटी एसिड और प्लस 1 ग्लिसरॉल में टूटता है। लेकिन यहीं तक आपकी बात नहीं बनती है, वहां से आपसे पूछ लेता है निम्नलिखित में से, वसा टूटने पर निम्नलिखित में से किस फैटी एसिड में कन्वर्ट नहीं होता है। तो आपके कई नाम दे देंगे, 4 नाम दे देगा, उसमें से एक आपका अलग कर देगा, तो आपको ये बताना है। तो जब वहां पे बात आती है तो आपके यहीं पर जान लीजिए, जो आपका फास्फोलिपिड है, फास्फोरस और प्लस लिपिड है। लिपिड में आपको पता है जब इसका विघटन होता है तो 1 ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड टूटता है। तो 3 फैटी एसिड आपके होते कौन से हैं? आपका स्टेरिक एसिड, पॉम्टिक, स्टेरिक और आपका ओलिक एसिड। लेकिन आपको कंफ्यूजन कहाँ होता है? आपको एसेंशियल फैटी एसिड को लेकर कंफ्यूजन होता है। एसेंशियल फैटी एसिड की बात करें तो वहाँ पर होता है आपका लिनोलेनिक होता है, आर्किडोनिक होता है। लेकिन यहाँ पर इसके विघटन से जो 3 आपके फैटी एसिड मिलते हैं वो आपका है ओलिक एसिड, एस्टेरिक और पॉम्टिक, ओलिक और आपका स्टेरिक। ये आपके 3 है, इसे हमें याद रखना चाहिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहां पे मैं देखता हूं पीवाईक्यू में, यूथ में देखता हूं, क्वेश्चन को देखता हूं, तो लगभग इन्हीं आपके दोनों को मर्ज कर देता है, एसेंशियल और यहाँ के जल अपघटन के माध्यम से। जल अपघटन जब वसा का होता है किस में टूटता है, उन दोनों को मर्ज करके पूछता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूज होने का टॉपिक भी है, तो ध्यान रखिए। और आपके लिस्थिन की बात आती है, फास्फोलिपिड को आपने जाना, और लिस्थिन की बात होती है तो लिस्थिन आपकी एक प्रकार की वसा है जो कि आपकी कोशिकाओं के लिए बहुत ही आवश्यक हुआ करती है। इतनी बात हो गई। सेकंड पॉइंट देखिए, कोलिन ट्रांसमिथिलेशन प्रक्रिया में भाग लेता है। अब यहाँ पर बात आनी चाहिए कि ट्रांसमिथिलेशन होता क्या है, हमें जानना चाहिए। अगर हम ट्रांसमिथिलेशन को नहीं जानेंगे तो हम इस वाक्य को कैसे समझेंगे? इस वाक्य को समझने के लिए एक शब्द का अर्थ हमें पता होना चाहिए। जब ट्रांसमिथिलेशन की बात आती है तो यह और कुछ नहीं बल्कि एक यौगिक का मिथाइल ग्रुप दूसरे यौगिक से स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को ही ट्रांसमिथिलेशन प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। ट्रांसमिथिलेशन प्रक्रिया, एक यौगिक का मिथाइल ग्रुप दूसरे यौगिक को स्थानांतरित करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को ही ट्रांसमिथिलेशन प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। और यह इसी ट्रांसमिथिलेशन प्रक्रिया में आपका सहायता करता है, सहायक होता है कौन? आपका कोलिन, जिसे 1943 में विटामिन बी के ग्रुप में जोड़ा गया था। और यह आपका प्रबल शक्तिशाली क्षार है और उसके साथ साथ स्वाद में कसैला है। इतनी बात हो गई। सन 1934 में वेस्ट
एवं हंसमैन ने अपने प्रयोगों से बताया कि इसकी कमी से चूहों के यकृत में वसा का जमाव हो जाता है। कब बताया? 1934 की बात किया। 1934 में वेस्ट एवं हंसमैन ने बताया कि जब चूहों में आपके कोलिन की कमी होती है तो उनका जो यकृत हुआ करता है, उनका जो जिगर होता है, उनका जो लीवर होता है, लीवर में वसा का जमा हो जाता है। और आप लोग पढ़ेंगे कि जब इसकी कमी होती है तो हम मानव में फैटी लीवर की शिकायत हो जाती है, फैटी लीवर। और उसका जो अग्रिम रूप हुआ करता है लीवर सिरोसिस होता है। आपसे क्वेश्चन बनता है कि लीवर आपके यकृत से संबंधित बीमारियों के लिए एक शब्द है, यकृत से संबंधित बीमारी के लिए एक शब्द है, तो आप लोग देखते हैं कि सिरोसिस दे देता है, इसे जानना चाहिए। उसी प्रकार से आप लोग देखते हैं कि एंजियोबायोग्राफी हार्ट अटैक से देखते हैं तो वहां से नसों संबंधित दे देता है तो एंजियोबायोग्राफी हो जाता है, एथ्रोसिस हो जाता है, एरोथ्रोसिस हो जाता है। तो ये कई सारी शब्दावलियां हैं जिसका संबंध आपसे जगह जगह पे होता है। तो इसे आपकी एक एक चीज को जानना होगा, तभी आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो पाएगा। तो देखिए, तो यहाँ पे आपकी बात हो गई, क्या बात हो गई कि जब कोलिन की कमी होती है चूहों में तो देखा गया कि क्या होता है, उनके यकृत में, उनके लीवर में आपके वसा का जमा होने लगता है। और अपने प्रयोग में किसने बताया था, किसने सिद्ध किया था अपने प्रयोग के माध्यम से? तो 1924 में वेस्ट और हंसमैन ने इसे अपने प्रयोग के माध्यम से सिद्ध किया था या बताया था। अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो यह आपका एक रंगहीन, इसके साथ साथ यह जल शोषक होता है, यानी कि जल को एब्जॉर्ब करता है, जल को सोखने वाला तत्व है। और पानी और एल्कोहल में घुलनशील होता है, पानी के साथ साथ एल्कोहल में यह घुलनशील होता है। क्योंकि हमें पता है कि आपका बी ग्रुप और विटामिन बी ग्रुप और सी, ये जो दोनों के दोनों आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन हुआ करती हैं। और हमने देखा कि जो आपका कोलिन है इसे 1943 में विटामिन बी के ग्रुप में सम्मिलित किया गया था। तो जाहिर सी बात है वाटर सोल्यूबल और पानी और एल्कोहल में घुलनशील है। उच्च ताप पर विघटित होकर ट्राइमीथेसिन में बदल जाता है, उच्च तापमान पर विघटित होकर ट्राइमीथेसिन में बदल जाता है। और आपने, अगर मैं आपके इसी न्यूट्रिशन साइंस में बात करूं, आपने देखा है कैरेमलाइजेशन और मैलार्ड प्रक्रिया। मैलार्ड क्या होता है? यहाँ पे मैलार्ड डेक्सट्रिनाइजेशन की बात करते हैं। मैलार्ड प्रक्रिया क्या है, मैलार्ड क्या है, डेक्सट्रिनाइजेशन क्या है, और ये क्या बताया आपको, कैरेमलाइजेशन। तो आप लोग देखते हैं कि कैरेमलाइजेशन की प्रक्रिया में जब हम चीनी को, जब हम सुक्रोज को, आपसे पूछता है कि घरेलू नाम क्या है तो आपका सुक्रोज है। यह सुक्रोज को 200 सेल्सियस तापमान तक गर्म करते हैं तो यह अपने ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी ब्राउन कलर में बदलने की प्रक्रिया को, जब ब्राउन कलर में बदल जाता है, उसे कैरेमल के नाम जाना जाता है। इसी संपूर्ण प्रक्रिया को कैरेमलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। वहीं पर डेक्सट्रिन की जब बात होती है तो आप लोग देखते हैं जो आपका पॉलीसेकेराइड हुआ करता है, पॉलीसेकेराइड को या तो तापमान पाएगा या तो अम्ल के संपर्क में आकर के वह भी ब्राउन कलर के धब्बे में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको देखने के लिए आप साक्षात देखते हैं। जब लोग रोटी बनाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि ब्राउन आपके डाट बन जाते हैं, वही प्रक्रिया आपके डेक्सट्रिन है, उसी को डेक्सट्रिन कहते हैं। इसी से आपको स्वाद मिलता है और इसी संपूर्ण प्रक्रिया को डेक्सट्रिनेशन के नाम से जाना जाता है। मैलार्ड प्रक्रिया की बात होती है तो आपका जो दूध का कार्बोहाइड्रेट है, उसकी मिठास है, जो लैक्टोज है, उसको जब गर्म करते हैं, प्रोटीन के संपर्क में आता है तो वहां पे देखते हैं कि वह भी अपने ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। आप लोग बर्फी को देखते हैं, इस तरह जब दूध को गर्म करते हैं, खोआ बनाते हैं, तब देखते हैं उसका कलर परिवर्तित हो जाता है। और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मैलार्ड। इतनी बात हो गई। उसी प्रकार से जब इसको भी हम किसको, आपके कोलिन को उच्च तापमान विघटित होकर यह ट्राइमीथेसिन में बदल जाता है। अगर हम कार्य की बात करें तो तो यकृत में वसा के जमाव को रोकता है, जब वसा के जमाव को रोकता है, यानी कि एक ऐसा तत्व जो लीवर में वसा के जमाव को रोकता है, इसीलिए इसे जो है लिपोट्रॉपिक फैक्टर के नाम से जाना जाता है। लिपोट्रॉपिक फैक्टर, आपने ट्रॉपिक इसके पहले भी देख रखा है, वहां पर भी अवरोधक के रूप में इसका प्रयोग होता है। लिपोट्रॉपिक यानी कि लिपो मतलब कि आपके लिपोप्रोटीन, आपके लिपिड यानी कि वसा, और ट्रॉपिक यानी कि उसको रोके, फैक्टर तत्व यानी कि वसा के जमाव को रोकने वाला तत्व। कहां पे रोकेगा? आपके यकृत में जमाव नहीं होने देता है। कौन नहीं होने देता? आपका कोलिन। इतनी बात हो गई। वहीं पर देखा गया कि जब मुर्गियों में इसकी पर्याप्त मात्रा उपस्थित होती है तो इनकी जो अंडा देने की जो क्षमता है,
अंडा देने की क्षमता बढ़ती है। जाहिर सी बात है, जब इसकी पर्याप्त मात्रा होगी तो इसकी अंडा देने की क्षमता बढ़ेगी, लेकिन ज्यों ही कोलिन की मात्रा कम होती है तो इनमें अंडा देने की क्षमता का ह्रास हो जाया करता है। अंडा देने की क्षमता का ह्रास होता है कब होगा, जब कोलिन की कमी होगी, इसकी मात्रा पर्याप्त होगी तो उनकी क्षमता जो होगी आपकी अंडा देने की वो क्षमता बढ़ जाती है। यह कोलेस्ट्रॉल का शरीर में उचित उपयोग के लिए आवश्यक है। आपको पता है कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल है और कोलेस्ट्रॉल के देखते हैं कि बहुत ही उपयोगी है, लेकिन जब इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो आपको पता है कि यह नसों में जमाव होने लगता है। आपका कोलेस्ट्रॉल कुछ नहीं बल्कि एक प्रकार की वसा है, फैट है, चर्बी है। तो जब आपके शरीर आपके नसों में जमा होने लगता है तो आपको देखते हैं ब्लॉकेज, और ब्लॉकेज जब जहाँ ब्लॉकेज पाया जाएगा फिर आपको हार्ट अटैक की संभावना बढ़ती है, हेमरेज होने की संभावना बढ़ती है। तो ये जो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल है जिसकी बहुत ही आवश्यक हुआ करता है, तो आवश्यक है और इसकी आपके शरीर में सही मात्रा में उचित उपयोग के लिए जो आवश्यक है, जो कि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल है, विभिन्न प्रकार के कोलेस्ट्रॉल है, उसका सही उपयोग हो, सही जगह पर उपयोग हो, उसके लिए आपके शरीर में आवश्यक जो तत्व है वह आपका कोलिन है। जब आपके शरीर में कोलिन की उचित मात्रा रहेगी, कोलिन की पर्याप्त मात्रा रहेगी, तभी आपके शरीर को कोलेस्ट्रॉल का सही उपयोग उचित जगह पर उपयोग कर पाएगा, अन्यथा नहीं। कोलिन समस्त कोशिकाओं की झिल्ली एवं लिपोप्रोटीन तथा फास्फोलिपिड का प्रमुख घटक है। आपका कोलिन समस्त कोशिकाओं की झिल्ली, क्योंकि ये झिल्ली समस्त कोशिकाओं के झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक हुआ करता है, उसके झिल्ली में उपस्थित होता है समस्त कोशिकाओं की झिल्ली एवं लिपोप्रोटीन तथा फास्फोलिपिड। लिपोप्रोटीन तथा फास्फोलिपिड चर्चा आपने अभी ऊपर किया। फास्फोलिपिड का प्रमुख घटक हुआ करता है और इसके साथ साथ यह स्नायु ऊतकों की संवेदन शक्ति को नियमित करने में सहायक होता है। स्नायु ऊतकों की संवेदन शक्ति को नियमित करने में आपका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन निभाता है? आपका कोलिन निभाता है। चलिए इसकी कमी को देखें तो कमी से आप लोग देखते हैं कि फैटी लीवर की बात करें तो वसा का जमाव आपने देखा कि जब इसकी पर्याप्त मात्रा होती है, अच्छी मात्रा होती है, तो यह हमारे शरीर के लीवर में, यकृत में, जिगर में आपके वसा के जमाव को रोकता है। लेकिन जब इसकी मात्रा प्रभावित होती है तो देखते हैं कि फैटी लीवर हो जाता है। लीवर जो आपका सूज जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, फैटी हो जाता है, यानी कि उसमें जो है वसा का जमा होकर के इतना था तो इतना हो गया। वैसे ही आप लोग देखते हैं कि आपके शरीर के सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? वो आपका लीवर होता है। वजन पूछता है, 1.5 kg होता है। और लीवर की भूमिका देखिए, आपने देखा जितने विटामिन सबका अगर संग्रह हो रहा है तो आपके लीवर में हो रहा है। आपने देखा कि ग्लूकोज की बात किया तो ग्लाइकोजन के रूप में सबसे पहले संग्रह लीवर में हो रहा है। आपने देखा कि प्रोविटामिन के रूप में आपने देखा ट्रिप्टोफैन को बदलने का काम कौन किया? आपका लीवर किया। आपने देखा विटामिन बी बीटा कैरोटीन के रूप में लिया, उसे रेटिनॉल के रूप में कन्वर्ट करने का काम किसने किया? आपके यकृत ने किया। तो यकृत की कितनी बड़ी भूमिका। आपने देखा कि जहर को निष्क्रिय करने में तो आपके यकृत की कुफर सेल की अहम भूमिका है। और सबसे ज़्यादा पुनरुत्पादन यानी रीजनरेशन की क्षमता भी यकृत के पास है। और यकृत के साथ आप लोग कितना मजाक करते हैं, वही तली भुनी चीज़ें आप लोग खाते रहते हैं। मदिरापान लोग करते हैं। सबसे अधिक जो प्रभावित होता है आपका मदिरापान से आपका लीवर प्रभावित हुआ करता है। अतः जो है नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग आदी हो जाते हैं, आदत बन गई, हैबिट में आ जाता है और बिना उसके रह ही नहीं पाते हैं। तो समस्याएं हैं। आप लोग अपने लीवर को बचाइए। आपके शरीर के लिए, आपके हेल्दी रहने के लिए लीवर की बहुत ही अहम भूमिका हुआ करती है। आपने देखा कि पित्तरस का निर्माण वही करता है और वैसे में पाया जाता है बिलिरुबिन। जब उसकी मात्रा बढ़ती है तो आपको ज़्यादा पीलिया, जॉइंटिस। और आपसे क्वेश्चन पूछता है, वहीं पर देखिए आपसे क्वेश्चन पूछता है हेपेटाइटिस को लेकर के। हेपेटाइटिस का संबंध किससे है? आपके हेपेटाइटिस का संबंध किस अंग से? हेपेटाइटिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपका और कोई नहीं बल्कि आपका एकलौता लीवर प्रभावित होता है। चलिए तो फैटी लीवर। अब देखते हैं उसके साथ साथ गुर्दों में रक्त स्राव होने लगता है। जब कोलिन की कमी होती है तो गुर्दों में रक्त स्राव होने लगता है और इसी गुर्दों में रक्त स्राव को ही नेक्रोसिस के नाम से जाना जाता है। शब्दावली है, नाम दिया गया है। जब गुर्दे में रक्त का स्राव होता है, किडनी में रक्त का स्राव होता है तो उसे ही निक्रोसिस या नेक्रोसिस के नाम से जाना जाता है। निक्रोसिस या नेक्रोसिस के नाम से जाना जाता है। वहीं पर जब हम इसके स्रोत की बात करते हैं, कोलिन के स्रोत की बात करते हैं, तो यह वनस्पति एवं प्राणिज भोज्य पदार्थों यानी कि प्राणिज जगत और आपके वनस्पति जगत दोनों से यह पर्याप्त मात्रा में आपको प्राप्त हो जाता है। वहीं पर जब इसके प्रमुख की बात करते हैं, कहाँ से मुख्य रूप से हमें प्राप्त होता है, तो यह आपका मांस, यकृत, साबुत अनाज और अंडे की जर्दी, पालक के रूप में यह आपको मुख्य रूप से प्राप्त हो जाता है। कौन हो जाता है? कोलिन हो जाता है। कहाँ से? आपका मांस हो गया, यकृत हो गया, साबुत अनाज हो गया, अंडे की जर्दी
अंडे की जर्दी का मतलब हो गया जो अंडे का पीला भाग है, जहां से आप लोग देखते हैं जहां से अंडे से चूजा बनने की उत्पत्ति जहां से प्रारंभ होती है, जिस बिंदु से प्रारंभ होती है वह अंडे का येलो भाग होता है। वहीं से जो है चूजा बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जायगोट बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। कहां से प्रारंभ होती है? अंडे के पीले भाग से। अगर हम अवशोषण की बात करें तो इसका भी अवशोषण आपके छोटी आंत में होता है। वहीं पर अगर संग्रह की बात करें तो इसका संग्रह आपकी आवश्यकता के अनुसार, शरीर को जितनी आवश्यकता होती है आप कितना भी ले लेते हैं, और लेकिन उसकी आवश्यकता के अनुसार का संग्रह होता है। पुनः जो है इसका विसर्जन मूत्र के माध्यम से हो जाता है। क्योंकि मूत्र माध्यम से क्यों होता है? क्योंकि आपके वाटर सोल्यूबल है, वाटर और एल्कोहल में घुलनशील है। और आपने यह भी देखा है कि जो आपने विटामिन बी के केस में देखा था कि जो लोग मदिरा पान किया करते थे, मदिरा पान करने से आपको पेशाब आती है अधिक। पेशाब जब अधिक आती है, जो भी वाटर सोल्यूबल विटामिन हुआ करती हैं पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाती है। तो जो अर्थात जो लोग मदिरा पान करते हैं उनमें विटामिन बी की कमी, उनमें विटामिन सी की कमी, उनमें कोलिन की कमी देखी जाती है। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पर करते हैं समाप्त। पुनः मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अब तक जुड़े रहें, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।